ऑफ एजुकेशन। और जो मैथ्स टॉपिक करने जा रहे हैं, हम अपने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को बना रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में किया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अभी करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट में आपने ये देखा था कि अगर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रही थी तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही थी, और अगर चेंज हो रही थी वेलोसिटी की, अगर रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट पे आ रही थी, तब मतलब ऑब्जेक्ट के पास आ गई एक्सेलरेशन। तो इस लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे कि वो एक्सेलरेशन कैसे फोर्स पे डिपेंड करती है एंड उस फोर्स की मैग्नीट्यूड, दैट इज वो कितनी फोर्स है, उसको कैसे मेजर किया जाए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। आपको पता है कि अगर हम टेनिस का एक गेम खेल रहे हैं, छोटी सी बॉल हमें आके लग जाएगी तो वी विल नॉट गेट हर्ट, लेकिन वही कॉस्को की या लेदर की बॉल आके लग जाए तो हमें बहुत दर्द और पेन हो सकता है, चोट लग सकती है। वही एक छोटी सी अगर मैं बात करूं, बुलेट एक राइफल या गन से तेज वेलोसिटी में आ जाए तो इंसान मर भी सकता है, इनफैक्ट मर ही जाता है। सिमिलरली अगर एक ट्रक रेस्ट पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उसका हमें कोई डर नहीं। बट अगर एक ट्रक मूविंग है, मूविंग पोजीशन में है, चल के आ रहा है, लेट्स से वो ट्रक चाहे वो कम से कम वेलोसिटी से चल रहा हो, तो उससे हमें खतरा है, और अगर वेलोसिटी और बढ़ जाए फिर तो ज्यादा खतरा है। तो मतलब हमने ये देखा कि ये दो क्वांटिटीज है विच इज मास एंड वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या किया, सर आइजैक न्यूटन ने एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाई जिसका नाम था मोमेंटम। और मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी थी वो जिसमें उन्होंने एक रिलेशन बनाया मास और वेलोसिटी का, उसको कंबाइन करके एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहा। सो ये था मोमेंटम, एंड मोमेंटम को एक्सप्रेस करते हैं हम P से, एंड मोमेंटम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यार मैं बोल सकती हूँ mv। और आपको ये बता दें कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसा क्यों कि ये वेक्टर है और स्केलर नहीं? बिकॉज मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमारी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन वेलोसिटी हमें पता है चैप्टर मोशन से कि एक हमारी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। एंड बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है, एज अ रिजल्ट जो हमारा मोमेंटम है दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं मोमेंटम की, कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम केजी, एंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिखा हो सकता है बुक में ms-1। सो अब आपको समझ में आया कि क्या है ऐसा यूनिट मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको ये इसलिए समझाया बिकॉज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम का यूज हुआ है। देखते हैं क्या कहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force। तो बहुत सिंपल सा मैंने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसका मतलब क्या है वो क्लियर होगा ज्यादा मैथमेटिकली। आइए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं इस लॉ की और कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। सो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगर मुझे करना है तो बहुत क्लियर सी चीज है। मैं एक अजम्पशन ले रही हूं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m जो कि एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था जो कि है u। अब कुछ एक्सेलरेशन हुई और वेलोसिटी चेंज होकर हो गई v, जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी। उसने उस एक्सेलरेशन के लिए टाइम लिया t सेकेंड्स।
और साथ में वो क्यों हुआ ये एक्सेलरेशन, बिकॉज एक फोर्स अप्लाई हो रहा था जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही थी जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। मुझे सबसे पहले जो दो चीजें इस डेरिवेशन के लिए निकालनी है वो है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। Initial momentum is simple mass into initial velocity and final momentum is mass into final velocity. So initial momentum क्या हुआ जिसे हम P1 से भी रिप्रेजेंट करेंगे, P1 से mass into initial velocity जो कि है U, and final momentum को हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या हो गई हमारी, जो हमारा P2 है वो हमारा क्या हो गया, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा था ये कॉन्सेप्ट, यहां तक। आगे चलते हैं। हमने पहले इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, अब हमें चाहिए चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो उसके फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आ जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, वो हो गया P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 क्या हुआ हमारे यहाँ पे, mv माइनस mu। मैं यहाँ पे m को कॉमन ले लेती हूँ, आसान हो जाएगा, v माइनस u। ये आ गया मेरा चेंज इन मोमेंटम। आई एम गोइंग वेरी स्लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ नोट करते जाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बेटा ध्यान रखना है, रेट के बारे में जब भी मैं बोल रही हूँ मैं टाइम की बात कर रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना, अपॉन करके t लिख देना है। रेशियो में t ले लेंगे, जब भी t लेंगे वो बन जाएगा आपका रेट। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, m v माइनस u। ये तो चेंज इन मोमेंटम है, ऊपर से लिया, उसका रेट के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड बाय t करना। ये आ गया हमारा रेट। अब लॉ क्या कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो फोर्स थी जो यहाँ पे मैंने F लेट किया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो मैंने ऊपर निकाल के रखा हुआ है। यहाँ तक आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, आखिरी तक देखेंगे तो नहीं भूलेंगे और क्लियर रहेगा। अब ये v माइनस यू अपॉन टी अगर आपको पता हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। हमें पता है एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये हमें अच्छे से पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये v माइनस यू अपॉन टी क्या हो गया हमारा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, दैट इज एक्सेलरेशन। अब यहां तक तो हम आ गए हैं, वी आर टू क्लोज टू आवर फॉर्मूला। मुझे ये साइन या सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है। ये जो है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और मुझे वो सिंबल निकालना है। और जब भी हमें ये सिंबल निकालना होता है हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करना होता है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो यूज कर रही हूँ दैट इज, ये सिंबल हटाने के लिए और इक्वल टू डालने के लिए वो मैं यूज कर रही हूँ k, और बाकी बचा हुआ आ गया ma। तो मैंने ये सिंबल हटाने के लिए और इज इक्वल टू लगाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया है जिसका नाम है k। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो न्यूटन ने जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो ऐसे चूज किया कि k हो गया 1। k को 1 क्यों माना, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब आप उसे कुछ भी मान लीजिए, पर न्यूटन वाज मोर इंटरेस्टेड इन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो k ले लिया उन्होंने 1 टू सिंप्लीफाई थिंग्स। सो व्हेन k इक्वल्स 1, जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो हो गया ma, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर जिससे 90% न्यूमेरिकल्स आपके होने वाले हैं। तो हमारे पास f इज इक्वल टू ma आ गया। अब एक और चीज आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे टाइम क्यों लिया, m का इंपॉर्टेंट रोल है,
ठीक है, मास का इंपॉर्टेंट रोल है, वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, पर टाइम का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? अगर एक गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, उसे अगर दो लोग धक्का मारते एकदम पुश करके छोड़ दें, वो चलेगा ही नहीं। पर अगर कॉन्टिन्यूसली आप टाइम लगा के उसको पुश करते रहे, फिर एक टाइम बाद वो चल जाता है। तो देखा आपने टाइम कितना मैटर करता है कि वो फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है। इसलिए टाइम भी यहाँ पे एक क्रूशियल फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, अब मैं आपको समझाऊंगी कि फोर्स पहले तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको बहुत ही फर्स्ट वीडियो में, वेरी फर्स्ट वीडियो दिस चैप्टर में समझाया था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप टेक्निकली भी देख सकते हो कि सिंस उसमें एक्सेलरेशन आ गया ना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी हमारी हुई वेक्टर क्वांटिटी। एंड फोर्स के एसआई यूनिट की बात करें तो जनरली हम जो लिखते हैं फोर्स का एसआई यूनिट फोर्स का हम लिखते हैं न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। लेकिन और भी एक यूनिट आप यूज कर सकते हो, वो देखते हैं क्या। हमें पता है मास जो है उसका हमारा एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं फोर्स के जो यूनिट है उसको लिख सकती हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक्स में ये ऐसे भी लिखा हो सकता है kg/-2। अगर आपको ये समझ में आ गया और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 न्यूटन फोर्स क्या हुई, 1 न्यूटन फोर्स वो क्वांटिटी है जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लाएगी 1 kg ऑफ मास में। मैंने आपको क्या बोला कि 1 न्यूटन फोर्स जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लाएगी 1 किलोग्राम मास में। तो अगर मैं बोल रही हूँ 1 न्यूटन फोर्स है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन ला रही है किस पे? एक 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट पे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, और बहुत ही सिंपल टॉपिक पे। मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव करके दिखाने वाली हूं इसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैं आपको समझाने वाली हूँ। कभी देखा है क्रिकेट का मैच चल रहा है, फील्डर के पास आई बॉल, बैट्समैन ने जब मारा था छक्का तो फील्डर के पास आई बॉल, एंड बॉल कैच करने के लिए जो फील्डर होता है वो आगे आके कैच ना करके कभी कभी ट्राई करता है वो ऐसे पीछे की तरफ कैच करे। ऐसा क्यों होता है? और अगर कोई कराटे का प्लेयर है, उसे वो बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्ली तोड़नी होती है तो वो एकदम जल्दी से उसको काट देता है, ऐसे आराम आराम से उस पे, मतलब कहते हैं ना ब्लो ना करके एकदम जल्दी से स्ट्राइक कर देता है। ऐसा क्यों होता है? और जो हमारे जिम्नास्टिक्स के प्लेयर हैं वो क्या करते हैं? जिम्नास्टिक्स के जो हमारे प्लेयर हैं वो सॉफ्ट कुशन्ड बेड या सैंड जो बेस होता है उस पे जंप करते हैं। ऐसा क्यों? इन सब के पीछे ऐसी रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में आती है, और इन सब के पीछे है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से सुनेंगे क्यों। अगर आप नोटिस करें कि अगर जो फील्डर था उसने हाथ को कर लिया पीछे, अगर हाथ को पीछे किया तो जो टाइम था, जब उस जो बॉल ने टाइम लिया उसके हाथ पे आने के लिए, वो ज्यादा टाइम लिया, पीछे हो गया। बॉल ज्यादा टाइम लेकर हाथ पे आ रही है, बॉल की वेलोसिटी हाथ पे आके 0 होनी ही है, पर अगर ज्यादा टाइम लेगी वो, सो उससे जो फोर्स होगी वो उसको कम लगानी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, v - u/t। अगर मैं बोल रही हूँ टाइम ज्यादा लिया तो एक्सेलरेशन हो जाएगी कम, इनवर्स रिलेशन है। अब एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स भी जरूरत होगी कम। पर वही उसने अगर आगे आके कैच किया और टाइम कम लिया तो बॉल की वेलोसिटी जल्दी से या हाथ में आ गई, 0 हो गई, और इसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको, और वो हो सकता है हर्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है पेपर में आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो कराटे का प्लेयर है, एकदम जल्दी से उसने बर्फ का वो टाइल तोड़ दिया। वो कैसे हो पाया? बिकॉज उसने लिया टाइम
कम, तोड़ने के लिए टाइम लिया कम, और कम टाइम लेने की वजह से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो पाई, ज्यादा फोर्स अप्लाई हुई और उससे वो जल्दी से हो गया ब्रेक। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपको समझा रही हूं कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप डिराइव कर सकते हो इससे, हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो मैंने बोला F इज इक्वल टू ma, ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं वापस a को लिख देती हूँ v माइनस यू अपॉन टी करके, कुछ नहीं करना, वापस से इसको करना है ओपन। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, ये जो t है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाके, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आया मेरे पास एक एक्सप्रेशन। इफ एट ऑल, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बोला था कि जो फोर्स होती है, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, अगर फोर्स जीरो होगी तो जो ऑब्जेक्ट जैसे वो वैसे ही रहेगा, वो अपना इनर्शिया मेंटेन करेगा। अगर तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो चलता रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अपना स्टेट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करेगा जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा रहे। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे फोर्स हो गई जीरो, अगर मैंने बोला यहाँ पे फोर्स हो गई जीरो, जीरो इंटू टी जीरो, ये साइड पूरी की पूरी हो गई जीरो, एम वी माइनस एम यू, यहाँ पे जो माइनस एम यू है उसको लेफ्ट में जाके प्लस कर दो, एम यू इक्वल्स एम वी, एम एम कट गया तो v और u मेरा आ गया सेम। तो मतलब अगर फोर्स जीरो अप्लाई हो रही है तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है। यही तो बोला था मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। आगे चलते हैं, दूसरा केस भी देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब उसका u भी जीरो था, अगर u जीरो था, वो रेस्ट पे ही था ऑब्जेक्ट, तो उसका v भी क्या हुआ, जीरो के बराबर ही, तो ये भी जीरो हो गया। तो मतलब अगर फोर्स नहीं अप्लाई हुई और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो वो v जीरो है, मतलब वो रेस्ट पे ही रहा जब तक फोर्स अप्लाई, हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं की। तो ये हमारी जो एक्सप्लेनेशन थी, ये थी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जो हमने की यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ करते हैं हम अपनी वीडियो समाप्त। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए लेकर आएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।